वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट PYQ 2024। इसमें पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो ईयर 2024 में नीट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3ROH प्लस PCl3 गिव्स RCl मतलब अल्काइल क्लोराइड प्लस ए अल्कोहल ROH plus PCl5 gives RCl HCl plus B। हमें इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिस्कस करेंगे। ROH प्लस PCl3 अल्कोहल के ऑक्सीजन में यहाँ पे है लोन पेयर प्रेजेंट, और ये लोन पेयर डोनेट होता है फॉस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में, और यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा ROH, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे प्लस चार्ज, और फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम, और ये जो Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो गया वो एक बेस का काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, जो इस कार्बन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो जब बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन O प्लस पे जाएगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या मिला हमें, तो RCl जो एक मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, RCl अल्काइल क्लोराइड प्लस यहाँ पे आ जाएगा PCl और OH। मतलब अभी तक के रिएक्शन में हुआ क्या है कि जो एक क्लोरीन एटम है वो डिस्प्लेस हुआ किससे, OH ग्रुप से, है ना, अल्कोहल के OH ग्रुप से। अब हम ये स्टेप को 2 बार और रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप आ जाएगा, OH OH। ये हो गया हमारा कौन सा मॉलिक्यूल, H3PO3। और जो मेन प्रोडक्ट है वो हो गया हमारा RCl। तो हम 3 अल्कोहल का यूज कर रहे हैं 1 PCl3 मॉलिक्यूल के साथ, जो हमें 3 अल्काइल क्लोराइड मॉलिक्यूल दे रहा है विथ साइड प्रोडक्ट A, और वो साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा H3PO3। अब हमें सेकेंड रिएक्शन में जाना है, ROH प्लस PCl5। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ROH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, यहाँ पे Cl और Cl। फिर से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है और यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा। Cl माइनस रिमूव होने के बाद क्या स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, तो ROH और यहाँ पे P, और क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस के साथ 4 क्लोरीन एटम, Cl 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 एंड Cl। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पे बन जाएगा प्लस चार्ज। अब जो Cl माइनस यहाँ से रिमूव हुआ वो Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है और ये HCl के फॉर्म में रिमूव होगा। मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें मिला है HCl। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिला हमें, R O P और इस पे क्लोरीन एटम Cl 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 Cl। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन एटम को बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव कराएंगे, और ये Cl माइनस इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये यहाँ से ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो हमें जो मेन मॉलिक्यूल मिला दैट इज RCl, और ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन पे तो निगेटिव चार्ज,
तो निगेटिव चार्ज जो है वो डोनेट हो जाता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, और जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज POCl3। POCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम। तो हमें साइड प्रोडक्ट ए और बी फाइंड आउट करना था। तो एक साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा कौन सा? H3PO3, और जो दूसरा साइड प्रोडक्ट है दैट इज POCl3। तो ए और बी जो है वो ऑप्शन से हमें देखना है कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा H3PO3 एंड POCl3, मतलब करेक्ट ऑप्शन है डी। तो अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना है तो आप जा सकते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, या अगर मैकेनिज्म नहीं लिखना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेन प्रोडक्ट तो मिलेगा अल्काइल क्लोराइड, जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, और जो साइड प्रोडक्ट मिलता है PCl3 के साथ वो है H3PO3। अल्कोहल अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो मेन प्रोडक्ट मिला अल्काइल क्लोराइड RCl, और जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl के साथ और क्या बनता है? तो POCl3। तो इसे हमें याद रखना चाहिए। ये रिएक्शन में जो मेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो है अल्कोहल। फॉस्फोरस का एक जगह हम ले रहे हैं ट्राइक्लोराइड, दूसरे जगह पेंटाक्लोराइड। तो जो हमें मेन प्रोडक्ट मिला वो दोनों का सेम है, दैट इज RCl एंड RCl। डिफरेंस आता है साइड प्रोडक्ट में, इसलिए क्वेश्चन में हमेशा जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वही पूछा जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि PCl3 के साथ हमें साइड प्रोडक्ट H3PO3 मिलेगा, और PCl5 के साथ POCl3। बस इतना शॉर्टकट मेथड अगर हम अप्लाई करके याद रखें तो ये अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या पूछा जा रहा है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, उसका ऑर्डर दिया है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिया है वाटर का, और सबसे कम है सल्फर H2S का। अब इसका स्टेटमेंट 2 है कि ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव H बॉन्ड इट हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, लेकिन वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, और ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अब इसका रीजन थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किसका दिया है? वाटर का। तो वाटर के केस में ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा हो गया? लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्डेड हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड फॉर्म में होगा। बहुत सारा मॉलिक्यूल कलेक्टेड फॉर्म में होगा एसोसिएटेड फॉर्म में, और एसोसिएटेड फॉर्म में हो जाने के कारण इसका ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बढ़ जाएगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब कि इसको अगर हमें लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है क्वेश्चन में वो है H2TE, H2Ac और H2S। सेंट्रल एटम है टेल्यूरियम, सेलेनियम और सल्फर। ये तीनों सेंट्रल एटम हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम 3 एटम को ही सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये 3 मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा।
तो फिर ये तीनों मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, तो उसके मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब ये तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा H2Te का, फिर H2Se का और सबसे कम H2S। तो इस ऑर्डर में दो तरह का इफेक्ट है, एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर शो कर रहा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ये जो तीन मॉलिक्यूल है, ये तीन मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास H2Te, H2Se, H2S। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करेक्ट है। और ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, उसका रीजन दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, among group 16 element which one does not show -2 oxidation state। तो हमें पता है कि 16 ग्रुप में जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर है, वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ पे दिखेगा हमें, पोलोनियम में। और मेटल जो होता है वो होगा हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इसमें जो पोलोनियम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट न करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। इसलिए पोलोनियम के केस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो इसमें हमें देखना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ फॉलोइंग आयन। मतलब हमें इस सारे आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उसका हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे Ti3+, तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग को लिख लेना है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Ti3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1, क्रोमियम 2+, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4, मैग्नीज 2+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, Fe2+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, और स्कैंडियम 3+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम, किसके लिए सेम है। तो यहाँ पे क्रोमियम के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आया 4, Fe2+ के लिए भी वैल्यू आया 4। और ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन Bm, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम 2+ और Fe2+ के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है 4। इसलिए ये दोनों के लिए जो मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा सेम। और वो आयन है कौन सा हमारा, तो क्रोमियम 2+ एंड Fe2+। तो क्रोमियम 2+ है बी और Fe2+ है डी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए या ये क्वेश्चन के आंसर तक सही सही पहुंचने के लिए हमें जो मेन कंसेप्ट यूज करना पड़ा, दैट इज दिस फॉर्मूला, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सारे आयन में हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, जहाँ पे क्रोमियम 2+, आयरन 2+ का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आया। इसलिए ये दोनों आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ई नॉट वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू Mn3 प्लस Mn2 प्लस कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम 3 प्लस क्रोमियम 2 प्लस और Fe3 प्लस Fe2 प्लस ड्यू टू चेंज ऑफ। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले ये जो भी आयन दिया हुआ है उसके कन्फिग्रेशन को हमें समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब हम समझेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे कौन सा डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीज की बात अगर हम करें तो मैग्नीज के लिए जो जनरल कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं वो क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर 25, कोर नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया आर्गन 3d4s, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, 18 प्लस 2 20 बचा है यहाँ पे 5। ये हो गया हमारा कन्फिग्रेशन। अब हमें क्या करना है, इसका Mn3 प्लस कन्फिग्रेशन लेना है। तो Mn3 प्लस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। तो पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो S से और एक निकल जाएगा D से, तो D में बचेगा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कन्फिग्रेशन हो गया वो हो गया हमारा Ar3d4। Mn2 प्लस की अगर हम बात करें तो Mn2 प्लस का कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर्गन और यहाँ से S से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 3d5। इस 3d5 का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो D सबसेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हुआ, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। और हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ये स्टेबल ज़्यादा क्यों होता है, तो उसका रीजन होता है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। अब उसके कारण होगा क्या यहाँ पे कि जो Mn3 प्लस है, Mn3 प्लस उसके पास डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और Mn2 प्लस में डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो Mn3 प्लस जो है, Mn3 प्लस अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन को ले ले तो ये चेंज होगा किसमें, Mn2 प्लस में। मतलब जो हमारा D4 कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, D5 में। और ये D4 को D5 में चेंज होने के लिए Mn3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ कि Mn3 प्लस का हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन होने के कारण जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, कि जिसमें D4 चेंज हो रहा है किसमें, D5 में। और ई नॉट वैल्यू के बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं कि Mn3 प्लस चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें D4 चेंज हो गया D5 कन्फिग्रेशन में। इसलिए ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 plus Mn2 plus couple is more positive than that of these two। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D4 to D5। मतलब Mn3 प्लस चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलेंगे रिडक्शन। और ये चेंज हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन था कि D4 जब D5 में चला जाएगा तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होगा जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो अभी के वीडियो में हम लोग 2024 नीट एग्ज़ाम में जो PDF ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस किए। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग नीट 2024 PYQ का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। और आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।
हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।